हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ देख लिया था। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पूरा हो चुका है। अब कुछ नई चीज़ें देखते हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है? ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जैसा कि टॉपिक में लिखा है। क्या होता है ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। कोई लड़की है कांता। कांता वर्क्स इन एन ऑफिस। वो एक ऑफिस में कोई जॉब करती है। क्या जॉब करती है नहीं पता है। किसी ऑफिस में जाती है जॉब करने के लिए। वो लड़कियां हैं तो इसी तरह की जॉब खोजती हैं। सभी को इस तरह के जॉब चाहिए। ऑफिस वर्क, ऑफिस आवर्स का दिया हुआ है 9:30 AM to 5:30 PM। फिक्स्ड आवर्स है, कोई इधर उधर का नहीं है, एकदम डे आवर्स है। नाइट शिफ्ट का कोई चक्कर नहीं है, दिन का काम है। डिसेंट जॉब लग रहा है क्या? सी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। महीने के बाद सैलरी भी मिल जाती है। बहुत अच्छा है। ऑफिस का ड्यूटी फिक्स्ड है, रेप्यूटेड जॉब है, सैलरी भी मिलती है समय पे, ये नहीं कि बहुत लेट हो रहा है। In addition to salary, she also gets provident fund as per the rules laid down by the government. Provident fund क्या होता है? प्रोविडेंट फंड एक अकाउंट होता है जिसका नाम प्रोविडेंट फंड अकाउंट ही होता है, पीएफ अकाउंट, जिसमें कुछ पैसे सेव करके उसमें रख सकते हैं फ्यूचर में यूज के लिए। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के द्वारा ये एक अकाउंट खोला जाता है जिसमें फ्यूचर के लिए सेविंग करके उसमें रख सकते हैं। बैंक अकाउंट में तो कभी भी खर्च कर सकते हैं निकाल करके। पीएफ अकाउंट से कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। उसमें थोड़े से कंडीशंस हैं। अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है तभी उसमें से खर्च कर सकते हैं। तो उसको पीएफ में भी मिलते हैं कुछ पैसे। पीएफ सैलरी के अलावा उसको पीएफ में अलग से कुछ मिलता है। बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, घर में किसी की शादी होती है, या कुछ भी और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आता है, तो उसके लिए उसके पास एक पीएफ अकाउंट भी है। उसमें भी पैसे कंपनी डाल रही है। उसकी जॉब जहां भी काम कर रही है वो लोग पीएफ में भी पैसे डाल रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी? है, इससे भी अच्छी बात है, उसको मेडिकल अलाउंस और अदर अलाउंस भी मिल रहा है। काफी कुछ मिल रहा है। बहुत अच्छी जॉब है तब तो, है ना? इससे अच्छा और क्या चाहिए? कांता डस नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे। संडे को छुट्टी भी होती है। मतलब संडे को छुट्टी होती है, मतलब संडे को वो ऑफिस नहीं जाएगी, लेकिन सैलरी तो उसको महीने में 30 दिन की मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि संडे की सैलरी नहीं मिल रही है। महीने में 30 दिनों की सैलरी उसे मिल रही है। मतलब संडे इसे पेड हॉलीडे हॉलीडे भी है और उसकी सैलरी भी कंपनी दे रही है उसको। कितनी अच्छी बात है। इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। संडे को ऑफिस नहीं जाना है लेकिन सैलरी भी लेना है। When she joined work, she was given an appointment letter stating all the conditions of work. जब उसने ज्वाइन किया था उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। उस लेटर में क्या लिखा रहता है? किस तरह का जॉब होगा, ऑफिस कब आना होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, मेडिकल अलाउंस क्या होगा, प्रोविडेंट फंड कितना होगा, अदर अलाउंस क्या होगा, संडे हॉलीडे होगा या नहीं होगा, ये सारी डिटेल्स उस लेटर में लिखी रहती हैं। तो उसको ये लेटर भी मिला था। लेटर मिलने से क्या फायदा होता है? इस लेटर का क्या सिग्निफिकेंस है? अपॉइंटमेंट लेटर, इससे क्या फायदा है? इससे फायदा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आगे चल करके एम्प्लॉयर बोल दे कि नहीं, ऐसा तो बात नहीं हुई थी। जो भी कमिटमेंट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, वह सब कुछ इस लेटर के अंदर लिखा हुआ रहता है। तो फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता है। और मतलब डिस्प्यूट मतलब पैसे कम नहीं मिल सकते हैं, पैसे उसको पूरे मिलेंगे। संडे की छुट्टी उसको मिलेगी, संडे को ऑफिस नहीं बुलाया जा सकता है। मेडिकल अलाउंस उसको मिलेगा, पीएफ के पैसे उसको मिलेंगे, सब कुछ कांता को मिलेगा। कहीं भी एम्प्लॉयर इसमें चोरी नहीं कर सकता है। तो ये कुछ कांता है। कांता इस तरह की कोई लड़की होगी, ऑफिस में जाकर के काम कर रही है अपना। बहुत मस्त जॉब है इसकी। सभी को ऐसी ही जॉब चाहिए क्या? लेकिन क्या सबको ऐसी जॉब मिलती है? सबको तो नहीं मिल सकती ऐसी जॉब। कमल इस कांता नेबर, कांता का ही एक पड़ोसी है जिसका नाम है कमल। ठीक है, तो क्या हुआ? ही इज ए डेली वेज लेबरर इन ए नियर बाय ग्रोसरी शॉप। पास में किसी दुकान में वो डेली वेज पे काम करता है।
ग्रोसरी शॉप मतलब सब्जी फ्रूट्स इस तरह की दुकान कोई हो सकती है ग्रोसरी शॉप। तो वहां पे वो डेली वेज, वो जाता है काम करने, दिन के उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं, दिहाड़ी मिल जाती है उसको। उसका टाइम क्या है? ही गोज टू द शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वर्क टिल 8 PM। देख रहे हो, कांता को 8:30 में जाना था, 5:30 में छुट्टी हो जाती थी, लेकिन इसको कांता से पहले जाना पड़ता है और उसके बहुत देर के बाद छुट्टी मिलती है। दिन के 12 घंटे से ज्यादा उसको दुकान में ड्यूटी करनी पड़ती है। उतनी अच्छी जॉब नहीं है लगता है। He gets no other allowances apart from his wage। कांता को हमने देखा था, उसको प्रोविडेंट फंड मिलता है, उसको मेडिकल अलाउंस मिलता है, अदर अलाउंस मिलता है। इसको सिर्फ और सिर्फ उसका मेहनताना मजदूरी मिलती है, सैलरी नहीं। यहाँ पे वेज कर रहे हैं हम लोग। वेज और सैलरी में क्या फर्क होता है? वेज कहते हैं जब डेली के डेली पैसे किसी को देते हैं, दिन बाय डे, डेली बाय डेली दे रहे हैं, उसको वेज कहते हैं। सैलरी मंथली पे देते हैं। यदि मंथली हमारा कमिटमेंट है, पूरा 1 महीना काम करना है, फिर महीने के अंत में जो सैलरी पैसे मिलेंगे उसको सैलरी बोलते हैं। वेज, आज दिन भर यह काम करना है और शाम में इतने पैसे मिल जाएंगे, इसको वेज बोलते हैं। मजदूरी बोलते हैं। वेज मतलब मजदूरी, सैलरी मतलब तनख्वाह, महीने की बात है। तो इसमें और क्या बात है? वेज के अलावा इसको और कुछ नहीं मिलता है। ही इज नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क। संडे को यदि वो दुकान नहीं जाएगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। किसी मजदूर को बुलाते हैं हम लोग, जिस दिन नहीं आएगा उस दिन के तो पैसे नहीं देने पड़ते हैं, नहीं देने पड़ते ना। तो जो काम करवा रहा है उसके लिए तो फायदे की बात है, और जो काम कर रहा है एम्प्लॉयर के तो फायदे की बात है। लेकिन एम्प्लॉय के लिए रोज रोज कमाना पड़ेगा उसको, जिस दिन नहीं कमाएगा उस दिन कुछ नहीं होगा उसका। ही हैज देयरफॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज। कोई छुट्टी का दिन नहीं है उसके लिए, तो हर दिन काम करना है। तबीयत खराब होगी तभी वो छुट्टी कर सकता है, और छुट्टी करेगा तो उसके पैसे भी कटेंगे उसको। Nor he was given any formal letter saying that he has been employed in the shop। इस तरह का कोई लेटर नहीं दिया गया है, मतलब कोई कमिटमेंट नहीं है एम्प्लॉयर की तरफ से उसके पास। एम्प्लॉयर ने कोई, क्या बोलते हैं उसको, कमिट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। कल आना है या नहीं आना है दुकानदार की मर्जी पे है। जरूरत होगा तो कल बुलाएगा, नहीं होगा तो नहीं बुलाएगा। लेकिन कांता के केस में ऐसा नहीं है, उसको हर महीने जाना है। कल अगर वो जॉब से निकाली जाएगी कांता, कांता यदि जॉब से कल निकाली जाएगी तो उसका एक रीजन देना होगा, एम्प्लॉयर को बताना होगा कल क्यों नहीं आना है। लेकिन इसके केस में, कमल के केस में ऐसी कोई बात नहीं है। जिस दिन मन करेगा दुकानदार का वो बोल देगा कल मत आना। कोई कोई कमिटमेंट नहीं है उन दोनों के बीच में। आज मुझे जरूरत है, मैंने आज एक मजदूर रखा है, कल मुझे जरूरत नहीं है, कल मैंने उसको मना कर दिया। और क्या, ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कभी भी उसको बोल सकता है तुम्हारी छुट्टी। तो यह कमल इस तरह का कोई मजदूर है जो दुकानदार के इशारे पे दिन भर काम करता है और शाम को इसको मजदूरी मिल जाती है। दो लोगों के बारे में हमने देखा, बिल्कुल अलग अलग कहानी थी दोनों की, है ना। दोनों का जॉब अलग है, ठीक है, लेकिन उस जॉब प्रोफाइल के अलावा भी काफी कुछ अलग था दोनों में। क्या क्या अलग था, चलो कंपेयर करके देखते हैं। कांता और कमल, एक टेबल हम लोग इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव रेगुलर वर्क। कांता के केस में ऐसा हो रहा है। पीपल मतलब कांता, है ना। कांता के जैसा जॉब जो भी कर रहा है, चाहे वो कांता की ऑफिस में हो या किसी और की ऑफिस में हो, इस तरह का जॉब जो भी कर रहा है उनके साथ क्या है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव रेगुलर वर्क। महीने दर महीने, साल दर साल उसको उसी ऑफिस में जा करके काम करना है। यदि कल कांता को नहीं जाने का मन करे तो उसको भी ऑफिस में बताना पड़ेगा कि हाँ कल मैं नहीं आऊंगी। और यदि उसके एम्प्लॉयर को कल कांता को आने से मना करना है तो तो एम्प्लॉयर भी एक रीजन के साथ कांता को बोलेगा, हाँ इस परिस्थिति की वजह से तुम्हें कल नहीं आना है। और इसके बाद भी अपॉइंटमेंट लेटर जो मिला है, अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, तो उससे वो कोर्ट में जा सकती है कांता कि हाँ मेरे अपॉइंटमेंट लेटर के मुताबिक मुझे काम नहीं मिल रहा है। कमल के केस में क्या है, कोई फिक्स टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आज कुछ करने बोल रहा है दुकानदार, कल मालिक उसको कुछ और करने बोल सकता है, घर का काम भी करने बोल सकता है।
झाड़ू करने भी बोल सकता है, जो भी बोलेगा मालिक वो काम करना है कमल को, कमल के ऊपर कोई बंधन नहीं है ना। मालिक जो कहेगा वह काम कमल को करना होगा। कांता को तो कम से कम खाना बनाने नहीं बोला जा सकता था ना, कांता को ऑफिस में जाके खाना बनाने नहीं बोला जा सकता है, लेकिन कमल को तो बोल सकता है कल तुमको कपड़े भी धोने हैं, कल खाना भी बनाना है, कुछ भी बोल सकते हैं कमल को। तो कमल के साथ कोई भी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फिक्स टर्म कुछ भी नहीं है, दुकानदार की मर्जी के ऊपर है सब कुछ। दूसरा पॉइंट देखो, ऑर्गेनाइजर्स आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड फॉलो द वेरियस लॉस। प्रोविडेंट फंड कांता को मिल रहा था, प्रोविडेंट फंड का एक लॉ है। संडे की छुट्टी मिल रही थी, उसका एक लॉ है। मेडिकल अलाउंस मिल रहा था, उसके लिए भी कोई लॉ होगा अकॉर्डिंगली, है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर बना है, वो भी एक तरह का लॉ है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के ऊपर लागू होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, उनको फॉलो करना होगा। फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उनके ऊपर गवर्नमेंट कोई भी एक्शन ले सकती है। कमल के केस में नो, नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, वो दुकानदार जो है गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, इसलिए उसको किसी रूल से कोई मतलब नहीं है, इसलिए डर भी रहता है कभी भी पुलिस छापेमारी में बंद करवा सकती है उसकी दुकान, है ना। रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो मालिक के ऊपर बहुत सारे फ्रीडम भी हैं और बहुत सारे टेंशन भी है, गवर्नमेंट को, पुलिस को मैनेज करना है, लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस तरह की कई सारी बातें उसके ऊपर लागू होती है। तीसरा, इट हैज फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीड्यूर्स, सब कुछ वहां नियम के तहत होता है ऑफिस में, है ना। बगैर नियम कुछ भी नहीं होता है। सरकारी ऑफिस में जाओ या प्राइवेट ऑफिस में जाओ, कहीं भी जाओ, वहां पे एक सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, उसी रूल के आधार पे सभी काम होते हैं, जो भी काम हो नियम के आधार पर ही होगा, किसी की मर्जी के से कुछ भी नहीं हो जाता है। और दूसरा, दुकान में नो फॉर्मल प्रोसेसेस अलाउड, कोई इस तरह का प्रोसेस नहीं है। कस्टमर आया, कस्टमर को डील करना है, चाहे जैसे करना पड़े। फिर क्या है, वर्कर्स एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कांता को कल भी जॉब मिलेगी, परसों भी मिलेगी, तरसों भी जॉब मिलेगी, लेकिन कमल के केस में वर्कर्स में लूज जॉब एट एनी टाइम, कभी भी उसको जॉब से छुट्टी मिल सकती है, नो जॉब सिक्योरिटी। हो सकता है मालिक आज बोल दे कि कल से काम पे नहीं आना, फिर कमल को टेंशन हो जाएगी, कल क्या काम करेंगे, कल पैसे कहाँ से मिलेंगे, नई जॉब खोजने का टेंशन। लेकिन कांता के केस में ऐसा नहीं है, एक फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट लेटर में लिखा रहता है कि कितने दिन पहले से बताना होगा कि कल से जॉब पे नहीं, कल से नहीं सॉरी, अगले महीने से जॉब पे नहीं आना है या 3 महीने बाद से तुम्हारा जॉब खत्म हो रहा है, एक कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेटर में इस तरह का लिखा रहता है। एक नोटिस पीरियड होता है, इतने दिन की नोटिस एम्प्लॉय को भी देनी होती है जॉब टर्मिनेट करने से पहले, और एम्प्लॉय को भी उतने ही दिन की नोटिस देनी होती है रिजाइन करने से पहले। ऐसा नहीं है कि कांता का मन ना करे कि कल से मुझे जॉब नहीं करना है, तो कांता जॉब बंद भी नहीं कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर में लिखा होता है कितने दिन तक उसको, मतलब कितने दिन पहले इंफॉर्मेशन देना होगा कि वो जॉब छोड़ रही है, दोनों साइड से कमिटमेंट होता है। तो कांता के लिए तो जॉब सिक्योरिटी है, इसमें बंधने से कांता को फायदा है कि उसकी जॉब सिक्योर्ड है, और कमल के पास ऐसा कोई बंधन नहीं है तो उसकी जॉब सिक्योर्ड नहीं है। दे वर्क ओनली फॉर फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, ऑफिस आवर फिक्स होते हैं, ऑफिस से ऐसा नहीं है कि सुबह 6 बजे खुल गई और रात तक चलती रहेगी। लेकिन कमल वर्किंग आवर्स में एक्सटेंड, दुकान में कस्टमर ज़्यादा है, ज़्यादा देर तक दुकान खुल जाएगी, सेल का सीजन आ रहा है, दुकान सुबह जल्दी खुलने लग जाएगी, दोपहर को जो लंच होता था उसको छोटा कर दिया जाएगा। कस्टमर को देखते हुए वर्किंग आवर्स कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। ऑफ कोर्स कम होगा तो पैसे कम मिलेंगे, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ऐसा ही होता है ना। और क्या, कांता को अगर एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाए, कभी ओवर टाइम करना ही पड़ जाए, तो उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं, ओवर टाइम के पैसे मिल जाते हैं। लेकिन कमल के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उसको तो सिर्फ मालिक बोल देगा आज 1 घंटे एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा बस। और क्या है, कांता को बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे थे, पेड लीव मिल रहा था, प्रोविडेंट फंड मिल रहा था, मेडिकल अलाउंस मिल रहा था, ऑफिस में पीने के पानी की फैसिलिटी होगी, टॉयलेट की फैसिलिटी होगी, एनवायरमेंट सिक्योर्ड होगा। दुकान में तो कुछ भी नहीं है ना। बाथरूम भी जाना है तो रोड पे जाना होगा, पीने का पानी अपने से लेकर के जाना होगा या रोड साइड कोई पानी मिल जाएगा, कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी। हो सकता है मिल भी जाए,
लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कांता के केस में ऑफिस में मैंडेटरी है, ये सारी फैसिलिटीज कांता को मिलेंगी, हर एक एम्प्लॉय को मिलेगी, सिर्फ कांता को क्यों मिलेगी? तो जहां पे यह सब कुछ फॉलो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जहां पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन सारे फॉलो होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखो, रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, जैसे ही रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट हुआ ये सारे के सारे रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, गवर्नमेंट रूल्स के अंदर सब कुछ लागू हो जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट हुआ सारे रूल्स वहां पे फॉलो हो जाएंगे। रजिस्टर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। और अनऑर्गेनाइज्ड में क्या है, नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के रूल्स यहाँ पे फॉलो नहीं होते। अब रूल्स क्या क्या है ये सारी लिस्ट हम लोग देख चुके हैं। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिक्स है, फॉर्मल प्रोसेस है, जॉब सिक्योरिटी है, वर्किंग आवर्स फिक्स्ड है, ओवर टाइम के पैसे हैं और बहुत सारी अदर बेनिफिट्स हैं। ईटीसी में तो सब कुछ आ जाता है, ईटीसी। तो जहां पे ये सारे नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और जहां पे इस तरह के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है उसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। सारे कंडीशंस मैं बता चुका हूं, अब लिख सकते हो एग्जाम में। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखें, कौन सा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, कौन सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, विच ऑफ दिस आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटीज। अ टीचर टेकिंग क्लास इन ए स्कूल, स्कूल तो रजिस्टर्ड होती है, बोर्ड का एग्जाम भी देना है, सीबीएसई से मार्कशीट भी चाहिए, तो स्कूल तो रजिस्टर्ड होगी। रजिस्टर्ड होगी मतलब गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स फॉलो होंगे, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। दूसरा, ए हेड लोड वर्कर कैरिंग अ बैग ऑफ सीमेंट ऑन हिज बैक इन द मार्केट, मजदूर है, मार्केट में जो काम कर रहा है, सीमेंट का बोरा ढो रहा है, वो तो अनऑर्गेनाइज्ड है, कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है, कोई उसका फिक्स्ड एम्प्लॉयर नहीं है, डेली वर्कर है। डेली वर्कर जो भी होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ए फार्मर इरिगेटिंग हर फील्ड, फार्मर को कौन रजिस्टर करेगा, फार्मर तो खुद अपना फार्मिंग कर रही है, उसके ऊपर तो कोई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है ही नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड ही होगा ये तो। डॉक्टर इन ए हॉस्पिटल ट्रीटिंग ए पेशेंट, ये क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड? डॉक्टर इन ए हॉस्पिटल, डॉक्टर है तो सबसे पहले तो रजिस्टर्ड डॉक्टर होता है, हर एक डॉक्टर को एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है, तो डॉक्टर रजिस्टर्ड होता है। और हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को भी रजिस्टर होना पड़ेगा, नहीं तो हॉस्पिटल चलने नहीं दिया जाएगा। तो डॉक्टर भी रजिस्टर्ड है, हॉस्पिटल भी रजिस्टर्ड है, मतलब सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड होने का तो कोई स्कोप नहीं है इसको, या ऑर्गेनाइज सेक्टर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डेली वेज लेबरर वर्किंग अंडर ए कॉन्ट्रैक्टर। डेली वेज लेबरर हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड ही रहता है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जहां भी यह वेज शब्द आया, देख लो ये वेज सबसे इंपॉर्टेंट है, वेज जहां भी आता है यह अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया। ए बिग फैक्ट्री वर्कर गोइंग टू वर्क इन ए बिग फैक्ट्री, यहाँ पे तो लेबर यूनियन होता है, बड़ी फैक्ट्री है, सब कुछ रजिस्टर्ड है वहां पे, कुछ भी अनरजिस्टर्ड नहीं है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। यहाँ पे ट्रेड यूनियन होता है, लेबर यूनियन होता है, लेबर लॉस होते हैं, लेबर इंस्पेक्टर होता है, सब कुछ फॉलो होता है यहाँ पे। तो बड़ी फैक्ट्री तो सब कुछ फॉलो करना ही होगा उसको, तो ये कौन सा हो गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑल्दो लेबर है, यहाँ पे फैक्ट्री वर्कर है, डेली वेज अर्नर के जैसा ही है, फैक्ट्री वर्कर डेली वेज अर्नर के जैसा ही है, लेकिन चूंकि ये बिग फैक्ट्री में काम कर रहा है इसलिए फर्क पड़ गया, या ऑर्गेनाइज्ड में आ गया। इसको पीएफ भी मिलता है, हाँ पीएफ मिलता है, बड़ी फैक्ट्री में चाहे वो मजदूर ही क्यों ना हो, पीएफ भी मिलता है उसको, मेडिकल अलाउंस मिलता है, सब कुछ मिलता है उनको। ए हैंडलूम वीवर वर्किंग इन हर हाउस, घर में कुछ बना करके यह बेच लेगी मार्केट में, तो इसमें ऑर्गेनाइज्ड हो गया या अनऑर्गेनाइज्ड? ऑफकोर्स अनऑर्गेनाइज्ड हो गया, इसमें तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्कोप ही नहीं है, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, द टेबल बिलो shows the estimated number of workers in India in the organized and unorganized sectors. Read the table carefully, fill in the missing data and answer the questions that follow. ये टेबल है,
सेक्टर में क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और टोटल है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और टोटल और परसेंटेज, और इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में नंबर ऑफ वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नंबर ऑफ वर्कर्स और टोटल वर्कर्स। प्राइमरी सेक्टर में एक वर्कर 1 मिलियन में, सारा कुछ ये डेटा ये मिस हो गया, यहाँ पे मिलियन है, सारा डेटा यहाँ पे मिलियन में है, ठीक है। तो ये 1 मिलियन है, टोटल 232 मिलियन है, तो अनऑर्गेनाइज में कितना होगा, 231 होगा, है ना। एक इधर है, इधर टोटल 230 है तो इधर 231 होगा। सेकेंडरी में 41 मिलियन ऑर्गेनाइज्ड में है, 74 मिलियन अनऑर्गेनाइज्ड में है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब बड़ी फैक्ट्री वाले हैं ये सारे लोग, बिग फैक्ट्रीज, और ये 74 मिलियन छोटी छोटी फैक्ट्रीज या घर के हैंडलूम वर्कर्स टाइप के लोग हो गए। ये टोटल हो गया 115 मिलियन। टर्शियरी में 40 मिलियंस ऑर्गेनाइज्ड में है, 88 मिलियन अनऑर्गेनाइज्ड में है। टर्शियरी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन से आएंगे, बार्बर, पेंटर, इस तरह के लोग जो है ये लोग टर्शियरी में आते हैं लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाते हैं। तो टोटल कितना हो गया इसका, 128। अब टोटल सबका निकाल सकते हैं, परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, ये सब अभी निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे जरूरत पड़ेगी तब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन एग्रीकल्चर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर 231 मिलियन है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर बोलो या प्राइमरी सेक्टर बोलो, बात एक ही है। एग्रीकल्चर इज प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अलावा छोटी छोटी एक्टिविटीज बहुत सारी आती हैं, बट मेजरली एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर मान लेना है यहाँ पे, बिना माने तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर मान लेना है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने, 231 मिलियन आउट ऑफ 232 मिलियन। परसेंटेज की बात करें तो मोर देन 99.5% या 100% ही बोल सकते हैं इसको, ऑलमोस्ट 100%। मतलब एग्रीकल्चर पूरा का पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडिया में। डू यू एग्री दैट एग्रीकल्चर इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी? वाई? ऑफ कोर्स अनऑर्गेनाइज्ड है, हमने देख लिया अभी 100% लोग इसमें अनऑर्गेनाइज्ड है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही हो गया ना, पूरा का पूरा सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर का। एक और क्वेश्चन है इसी टेबल के ऊपर, इफ वी लुक एट द कंट्री एज ए होल वी फाइंड दैट दिस परसेंट ऑफ वर्कर्स इन इंडिया आर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने परसेंटेज लोग हैं, तो यहाँ पे 231 है, हमने अभी कैलकुलेट किया ही था। इसका टोटल 82 है, इसका टोटल कितना होगा, 8 4 12 113, 1 कैरी, 8 8 16 एंड 3 19, 1 कैरी, 393 आ रहा है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे पास 82 मिलियन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 393 मिलियन है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का परसेंटेज निकल जाएगा 17.2% के लगभग होगा। इट लुक्स दैट इन द कंट्री एज ए होल वी फाइंड 17.2% ऑफ द, ओह सॉरी उल्टा हो गया, ऑर्गेनाइज नहीं अनऑर्गेनाइज का हमें निकालना था। अनऑर्गेनाइज 100 में से 17.2 माइनस कर दो, ओह कैलकुलेशन मिस्टेक, 82.8% होगा ये, है ना। If we look at the country as a whole, we find that 82.8% of the workers in India are in unorganized sector. Organized sector employment is available to about only 17.2% people. कितना छोटा है ऑर्गेनाइज सेक्टर, लेकिन सभी की इच्छा तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही जाने की होगी। कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना क्यों चाहेगा, कोई जाना चाहेगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाने से कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। तो जब जॉब नहीं मिलती है तो अनऑर्गेनाइज में जाना पड़ता है। अगर ऑर्गेनाइज में जॉब नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, मजबूरी में किसी को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना ही पड़ जाता है। तो ये 82.8% लोग जो हैं भारत में, ये लोग मजबूरी वाली जॉब कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है, मजबूरी वाली जॉब है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ओके, इस वीडियो में इतना ही। और